एसएससी एमटीएस के इंग्लिश की बात करेंगे। प्रीवियस ईयर पेपर में आपसे डिस्कस कर रहे थे, आज सेकंड सेट यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। इससे पहले भी जो इंग्लिश के 25 क्वेश्चन का सेट था जो कि एक पेपर में आया हुआ था, आज वैसी सीरीज़ कंटिन्यू कर रहे हैं। डे सेकंड रहने वाला है, सिर्फ इंग्लिश की क्वेश्चन ही रहने वाले जो एग्जाम में आए हुए वन बाय वन करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है। यहाँ पर कहा गया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइंड ईडियम इन द गिवन सेंटेंस। जो अंडरलाइन में लिखा गया ईडियम है, इसका मतलब आपको बताना है। पूरी लाइन पर क्या लिखा है, सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है, आई ट्राई टू टेल हिम टू थिंक ऑफ द गुड टाइम्स दैट एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग। अब ये जो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग लिखा हुआ है, इस ईडियम का मतलब क्या आपको वो बताना है। तो चार ऑप्शन आपके सामने स्क्रीन में है। अब एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर मीनिंग इन चारों ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एवरी डिफिकल्ट सिचुएशन हैज़ अ होपफुल एस्पेक्ट टू इट, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे मतलब हम बोलते हैं ना, हर एक बैड सिचुएशन के एक हेल्पफुल साइड भी रहता है ना, वो चीज़ आ जाएगी। हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन होगी, उसमें कुछ अच्छा भी ज़रूर देखने को मिलेगा, उम्मीद भी होती है इस तरह से करके। तो एवरी क्लाउड हैज़ अ सिल्वर लाइनिंग का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे। आपसे पूछा गया सिनोनिम बताना है, मतलब सेम मीनिंग बताना है किस वर्ड का। एक्सपोजिटरी वर्ड आपके सामने दिया गया है, इसका सेम मतलब आपको बताना है, क्या हो जाएगा। देखो, एक्सपोजिटरी की बात करेंगे, इसका मतलब होता है जैसे कुछ एक्सप्लेन करना है ना, या डिस्क्राइब करना, कुछ इलिस्ट्रेट करना। तो इलिस्ट्रेटिव आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल रहा है। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे बोलेंगे, मैं किसी कोई टीचर किसी स्टूडेंट को बोलेगा, किसी एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ लिखा होगा, राइट एन एक्सपोजिटरी ऐसे एक्सप्लेनिंग हाउ टू रिमूव करप्शन फ्रॉम JKSSB, यानी कि डिटेल्ड ऐसे आपको लिखना है, इलिस्ट्रेटिव ऐसे आपको लिखना है, इस तरह से आप समझ सकते हो। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द फर्स्ट प्रिंटेड डैश ऑफ दिस बुक केम इन 1933। जो पहला प्रिंटेड एक्सक्रीशन इंसर्शन एडिशन क्या है इस बुक का, तो बुक के जनरल हम एडिशन की बात करते हैं, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा द फर्स्ट प्रिंटेड एडिशन जो आया था, जो पहला प्रिंटेड एडिशन था इस बुक का, वो 1933 में आया था। इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी जितने भी क्विज आ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश का पेपर है, चाहे वो साइंस का पेपर है, जो भी है सब कुछ हम ऐड करते जा रहे हैं SSC MTS वाली टेस्ट सीरीज में। SSC MTS वाली टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको सब्जेक्टिव टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी देखने को मिलेंगे, मिक्स टेस्ट भी देखने को मिलेंगे। सारे आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक टेस्ट को आप कई बार अटेम्प्ट कर सकते हो और उसके बाद आपको लीडर बोर्ड भी दिखता है, रैंकिंग वगैरह क्या है, तो आप compete कर सकते हो बाकी स्टूडेंट से, आपको अपना लेवल समझ आएगा। और एक ही तरह के पेपर को जब 5 बार 6 बार अटेम्प्ट करोगे तो आपको वो क्वेश्चन याद भी हो जाएंगे, जो कि अपने लिए बड़े ज़रूरी बन जाते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर भी करवाए जा रहे हैं, एक्सपेक्टेड भी करवाए जा रहे हैं। SSC के जो अलग अलग एग्जाम में क्वेश्चन होते हैं वो भी वहाँ पे क्विज के फॉर्मेट में है, अलग अलग तरह के फोल्डर बने, प्लेलिस्ट बनी है। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे। आपसे पूछा जा रहा है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम पुल समवन्स लेग्स। इसका मतलब क्या हो जाए आपको बताना है। देखो, ये आसान है, किसी को तंग करना, मतलब किसी की टांग खींचना, इस तरह से आप कह सकते हो। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करेंगे। यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन बना हुआ है। अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसके लिए सिर्फ आपको एक ही वर्ड बताना है, वो क्या हो जाएगा। तो ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग की बात करेंगे, कैलीग्राफर यहाँ पर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करेंगे। एंटोनियम आपको बताना है, जो अंडरलाइन वर्ड है इसका एंटोनियम बताना है। ही सर्टनली फेल्ड टू कंसोल द न्यू किंग। कंसोल का मतलब क्या होता है, पहले कंसोल का मतलब बहुत, जैसे आप बोल सकते हो किसी को दिलासा देना है ना, किसी को अनकरेज करना है, कोई अपसेट है तो उसको इनकरेज करना है, उसको दिलासा देना है, इस तरह से आप समझ सकते हो कंसोल का मीनिंग। बड़ा कॉमन सा वर्ड है। इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना था, एंटोनियम आपको बताना था ना, तो एंटोनियम क्या हो जाएगा, किसी को जैसे दिलासा देना, एनकरेज करने की जगह किसी को परेशान करना, अपसेट कर देना है, किसी को एजिटेट करना। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करेंगे। करेक्ट स्पेलिंग आपको बताने थे, करेक्ट स्पेलिंग कौन से हो जाएंगे। साइमल्टेनियस के करेक्ट स्पेलिंग इन दोनों में से कोई भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी में जो साइमल्टेनियस का स्पेलिंग है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जैसे ये प्लेलिस्ट चल रही है SSC MTS इंग्लिश वाली, तो
तो ये सारे वीडियोस आपको एसएससी एमटीएस वाली प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी, वहाँ पे जाके आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। और एसएससी एमटीएस वाली जो प्लेलिस्ट है, एसएससी इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। उस प्लेलिस्ट में 2 तरह की वीडियोस चल रही है, एक वीडियोस वो हैं जो वोकैब वाली होती है और दूसरी वीडियोस वो हैं जो कि ग्रामर वाली वीडियो चल रही है। तो दोनों तरह की वीडियोस आपको उस प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगी और साथ में ये क्वेश्चन सीरीज भी। तो वो प्लेलिस्ट आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करेंगे। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सेंटेंस को किन सारे पार्ट्स में डिवाइड करा गया है, बताइए इन सभी में से एरर कहाँ पर है। अगर आपको लगता है एरर है ही नहीं तो नो एरर को टिक कर दो आप। तो सेंटेंस पढ़ते कहा जा रहा है ही इज सक्सेसफुल एज अ लॉयर, तो ये गलती हो गया। सक्सेसफुल कहाँ से आ गया, जो ग्रामर के हिसाब से देखा जाए तो हिज सक्सेस आ जाएगा ना, हिज सक्सेस एज अ लॉयर, है ना, हिज सक्सेस एज अ बिजनेसमैन, ऐसे हम बोलेंगे। ही इज सक्सेसफुल एज अ एंटरप्रेन्योर बोलेंगे तो सक्सेसफुल तो नहीं आएगा ना, सक्सेस आएगा वहां पर। इसका मतलब एरर हमें मिलकर पहले वाले पार्ट में ही है, इसका मतलब यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमें एरर बताना था तो वो एरर हमने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। फिर से सेंटेंस आपको दिया गया है, उसके लिए सिंगल वर्ड आपको बताना है। अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, इसे क्या कहा जाता है, ऐसी कंडीशन को इक्विलिब्रियम कंडीशन कहा जाता है जब पे सब कुछ बैलेंस होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड एडमिरेबल। एडमायरेबल की बात करें, इसका अपोजिट मीनिंग, इसका मतलब इसकी तारीफ करना, प्रशंसा करना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, किसी ब्लेम वगैरह करना। तो ब्लेम वर्दी ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलेंगे 11वें क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में है वही एरर वाला क्वेश्चन आ गया है। माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माई लंच आवर्स टू टेल मी दैट शी वॉज गेटिंग मैरिड। देखो, माई सिस्टर कॉल्ड मी फॉर माई लंच आवर, यहाँ पे प्रीपोजिशन का एरर देखने को मिल रहा है। यहाँ पे जब कहा जा रहा है लंच का टाइम बताया जा रहा है तो आप सभी जानते हैं उसके बारे में। यहाँ पे प्रीपोजिशन ड्यूरिंग वाली यूज होती है, फॉर वाली प्रीपोजिशन तो यूज होगी नहीं, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माई सिस्टर कॉल्ड मी ड्यूरिंग लंच आवर आ जाएगा ना। जैसे बोलते हैं ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज, ड्यूरिंग द विंटर हॉलीडेज। जब आप एक टाइम पीरियड बता रहे हो तो वहाँ पे जनरली ड्यूरिंग का वर्ड आप यूज करोगे ना, इस तरह से डिनोट करने के लिए। कि फॉर वाली प्रीपोजिशन सही नहीं है, प्रीपोजिशन का एरर था। तो माई सिस्टर कॉल्ड मी ड्यूरिंग माई लंच आवर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सी है वहाँ पे एरर आ जाएगा, फॉर की जगह ड्यूरिंग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अब ये क्वेश्चन आपको करवाता जा रहा हूँ, अब ऐसा नहीं कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, लेकिन कंसेप्ट रिपीट हो सकता है। इसीलिए आपके लिए सारे वीडियोस देखना बड़ा जरूरी बन जाता है, क्योंकि कंसेप्ट अब सीखते जा रहे हो ना कि कहाँ पर क्या गलती। अगर वो सेम क्वेश्चन नहीं, मतलब सेम कंसेप्ट रिपीट होता है, आप वो पहचान तो सकोगे। आगे चलते हैं। द एनिमीज, यहाँ पे फिर से आपको बताना, जो अंडरलाइन पार्ट है इसे इंप्रूव करना है। द एनिमीज हैव क्रॉस द बॉर्डर ट्रेडिंग द सॉइल ऑन विच दे आर टू बी कंकर्ड। मतलब एनिमीज, दुश्मनों की बात करेंगे, उन्होंने बॉर्डर क्रॉस कर दिया है, उस जमीन को रेखते हो, उस मिट्टी को रेखते हो जहाँ पे उनको जीत वगैरह हासिल करने, इस तरह से मतलब है ना। द एनिमीज, ये सेंटेंस हैव क्रॉस्ड आ जाएगा। अभी हमने कल परसों की वीडियो में पढ़ा था परफेक्ट टेंस के बारे में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज हैव यूज करते हैं और साथ में वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करते हैं ना। सेंटेंस पुराना था कि वो बॉर्डर क्रॉस करते हुए क्रॉस कर भी चुके हैं, तो इस तरह से वो इवेंट चला आ रहा है, तो थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ेगी हैज हैव के साथ। तो हैव तो यूज कर लिया क्योंकि एनिमीज है, एनिमीज के साथ हैव यूज होगा, प्लूरल के साथ हैव यूज होगा, है ना। लेकिन क्रॉस नहीं, क्रॉस्ड आ जाएगा। द एनिमीज हैव क्रॉस्ड द बॉर्डर। तो अगर आपने वो वीडियो देखी होती आप यहाँ पे आराम से मिस्टेक पहचान लेते, अगर आप अभी तक नहीं पहचान पा रहे थे। इसीलिए जो इंग्लिश की प्लेलिस्ट है वहाँ की वीडियोस देखना आपके लिए बड़ा जरूरी बन जाता है। एक एक वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आपको इंग्लिश में अच्छा स्कोर करना है। तो हैव क्रॉस्ड आ जाएगा, इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13th क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग कौन से वाले हैं आपको वो बताना था। तो इंटरव्यू के सही स्पेलिंग कौन से हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए में ही है, तो वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे। 14th क्वेश्चन की बात करेंगे। ब्लैंक में आपको फिल करना है। कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज द सिट्रस फ्रूट एट सच अ डैश प्राइस। हायर प्राइस, ये कंपैरेटिव डिग्री आ जाएगी, ये हाईएस्ट सुपरलेटिव डिग्री आ जाएगी। इसका कंसेप्ट हमने कल की वीडियो में समझ लिया था। हाईली मतलब एक हाई लेवल पर आ जाएगा, यहाँ पर हाई आ जाएगा ना। कंज्यूमर्स आर नॉट रेडी टू परचेज द सिट्रस फ्रूट एट सच अ हाई प्राइस, है ना। हाई प्राइस मतलब जब दूरी काफ़ी बढ़ जाती है, पहले प्राइस कम होगा, अब काफ़ी दूरी बढ़ी होगी, प्राइस में काफ़ी ज़्यादा हो गया होगा, इसलिए नहीं खरीदना चाहते हैं, तो एट हाई प्राइस आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15th क्वेश्चन की बात करेंगे। एरर आपको फाइंड करना है। अदर
साउथ अफ्रीकन सिटीज नॉट other South African cities only had one venue for staging exhibitions और international events at highly standard। अब ये क्वेश्चन जो है, जब से ये सीरीज स्टार्ट करी है इंग्लिश वाली प्रीवियस क्वेश्चंस वाली, आज दूसरी वीडियो है, पहली वीडियो में या आज की वीडियो में आपको मैं समझा चुका हूँ कि कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे लगने वाला है। सेंटेंस को ध्यान से पहचानो, आपको एरर समझ आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए होम टास्क, अपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आई डैश होम बिफोर शी अराइव्ड, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपको वो बताना है। आई लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड, आई हैड लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड, हैज लेफ्ट या हैव लेफ्ट। देखो हैज लेफ्ट या हैव लेफ्ट तो आएगा नहीं, ये बात हो रही है कि मतलब घर छोड़ने की, मैं घर छोड़ के चलेगा से पहले वो पहुंचती है ना। तो दो इवेंट है, दोनों पास्ट में कंप्लीट हो चुके हैं, तो यहाँ पर हम यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पास्ट परफेक्ट की पहचान क्या है, एक तो हम हैड यूज करेंगे और वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो आई हैड लेफ्ट होम बिफोर शी अराइव्ड है ना, तो ये आ जाएगा। इस तरीके से आपको टेंस समझ आए कौन सा यूज हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते 17th क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है सिनोनिम आपको बताना है। स्पार्कलिंग वर्ड आपके सामने दिया गया है, इसका सही मतलब आपको बताना है, वो क्या हो जाएगा। तो स्पार्कलिंग मतलब ग्लीमिंग ऑप्शन के हिसाब से देखा जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18th क्वेश्चन की बात करेंगे। कहा जा रहा है प्लीज डोंट डैश एनीवन दैट आई केम टू ए बर्थडे पार्टी। प्लीज किसी को भी मत बताना तुम्हारी बर्थडे पार्टी में आया था। तो प्लीज डोंट टोल्ड, देखो डू डज ये आपको पता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो वहां पे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म तो बनती ही नहीं है। टोल्ड और सेड तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो प्लीज डोंट आगे क्या आएगा, से आएगा या फिर टेल आएगा, आपको ये बताना था है ना। तो प्लीज डोंट टेल आ जाएगा, प्लीज डोंट टेल एनीवन दैट आई केम टू योर बर्थडे पार्टी। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ये जो वर्ड आपके सामने दिया गया है सेक्लूड, इसकी बात करेंगे, इसका अपोजिट मीनिंग आपको बताना है। सबसे पहले सेक्लूड का मतलब क्या होता है, वो मतलब भी आपको पता होना चाहिए। सेक्लूड का मतलब हो जाएगा जैसे कोई आप बोल सकते हो लोनली, अकेला है, कोई शांत है, या इंट्रोवर्ट भी एक तरह से कह सकते हो, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं सेक्लूड है ना। आपको बोले इसका अपोजिट मीनिंग बताओ, तो जो अकेला ना रहता हो, जो सोशलाइज हो, तो वही अपोजिट मीनिंग हो जाएगा ना। आइसोलेट तो उसका मतलब हो गया ना, कन्फाइंड भी एक तरह से मतलब हो गया, तो सोशलाइज सबसे बेस्ट एंटोनिम रहेगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। एसएससी इंग्लिश की प्लेलिस्ट बना चुका हूँ, इसी तरीके से एक दो प्लेलिस्ट और आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप एसएससी की तैयारी करते हो। एक है एसएससी या फिर टीसीएस बेस्ड क्वेश्चंस वाली, वहां पर वो क्वेश्चन जो एसएससी एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं। दूसरी प्लेलिस्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है एमसीक्यू मैराथन वाली, वो प्लेलिस्ट भी जाकर जरूर देखना वीडियोस को। A sustained decline in Chinese consumption would be even more worrying than the current US-China trade dispute। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखो बाकी जो 5 क्वेश्चन है वो इस फॉर्म में आते हैं, पैसेज की फॉर्म में आए हुए थे। अब ये पैसेज पढ़ना बता देना, पहले क्वेश्चन में करेक्ट आंसर क्या होगा। इन अ सिग्निफिकेंट फाइंड द एपिग्राफी ब्रांच ऑफ द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया डैश डिस्कवर्ड द अर्लीस्ट एपिग्राफिक एविडेंस सो फार। तो यहाँ पे देखो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हैज डिस्कवर्ड आ जाएगा, सिंगुलर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का अपने आप में यूनिट की तरह काम करे, सिंगुलर हो जाएगा, उसके साथ हम हैज लगाएंगे ना। हैज डिस्कवर्ड, उन्होंने डिस्कवर करी है, और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। हैव तो आएगा नहीं क्योंकि सिंगुलर की तरह हम इसको ट्रीट करेंगे। इज आर तो आने नहीं वाला, तो हैज आ जाएगा। डिस्कवर्ड तो पहले से ही है, डिस्कवर थर्ड फॉर्म तो पहले से लगी हुई है, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। वही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की पहचान आपको होनी चाहिए। आगे चलते हैं, सेकंड पार्ट देखते हैं कहाँ पे रहने वाला है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, इट इज ऑल्सो डैश अर्लीस्ट, अर्लीस्ट आ गया ना है ना, अर्लीस्ट हाईएस्ट ऐसे जब होता है, आपको पढ़ा है एरर में आपने पढ़ा होगा, आर्टिकल्स में पढ़ा होगा, द आर्टिकल हम यूज करते हैं। तो इट इज ऑल्सो द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन आ जाएगा। तो सेकंड वाला भी हमने कवर कर लिया। आगे चलते थर्ड की बात कर लेते हैं। यहां पर आपको देखने को मिलेगा इट इज ऑल्सो द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन टू हैव बीन डिस्कवर्ड। एक सेकंड रुक जाओ, चलिए आगे चलते हैं। ऐसा लग रहा है भूकंप आया फिर से एक बार। फर्स्ट का पार्ट भी कवर कर लिया, सेकंड में कवर कर लिया, मैं थर्ड की तरफ जाना था, तो सेकंड में हमने आर्टिकल यूज कर लिया, तो ठीक है। इट इज द अर्लीस्ट संस्कृत इंस्क्रिप्शन टू हैव बीन डिस्कवर्ड डैश साउथ इंडिया। नहीं, ये तो 24 है, 23 करना था हमें यहाँ पे, ठीक है।
it is the earliest Sanskrit inscription to have been discovered dash South India as of date. अब साउथ इंडिया से पहले हम क्या इन नहीं लगाएंगे ना, टू हैव डिस्कवर्ड इन साउथ इंडिया, इन जम्मू कश्मीर, है ना, ऐसे करते। जब हम बोलेंगे एट जम्मू कश्मीर इन इंडिया, तब बड़ी वाली जगह के साथ हम इन लगा देंगे, छोटी जगह ऐड लगा देंगे जब कंपैरिजन करना होगा। ऐसी जगह का नाम होगा तो इन लग जाएगा, तो यहाँ पे इन साउथ इंडिया आ जाएगा। फिर आगे चलते नेक्स्ट जो बैंक में बात कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर ये देखने को मिल रही है, द इंस्क्रिप्शन इज इन संस्कृत एंड ब्राह्मिक करेक्टर्स एंड वाज डैश बाय सतभावना किंग विजया। और ये जो इंस्क्रिप्शन की बात कर रहे हैं जो कि संस्कृत और ब्राह्मिक कैरेक्टर्स में है, वो रिफ्यूज करी गई थी, चेंज करी गई थी, इशू करी गई थी, डिनाई करी गई, वो इशू करी गई होगी ना, तभी तुम सारी बातें कर रहे हैं। तो इशूड ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और लास्ट की बात करेंगे, द इंस्क्रिप्शन केम टू लाइट व्हेन सम लोकल विलेजर्स इन्फॉर्म द अथॉरिटीज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ए पिलर विद सम इंग्रेविंग्स व्हेन दे वर रिस्टोरिंग एंड। देखो जो ये कुछ लोकल विलेजेस जो उन्होंने इन्फॉर्म करता है अथॉरिटीज को पिलर्स के बारे में, जब वो क्या कर रहे थे, रिस्टोर कर रहे थे। और क्या कर रहे होंगे रिस्टोर करने के साथ साथ, रिपेयर कर रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से एसएससी एमटी का दूसरा सेट हमने कंप्लीट करा कि पेपर में किस तरह के क्वेश्चंस आए हुए थे। आपको कंसेप्ट समझ आ गया वो, हो सकता है सेम कंसेप्ट वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट वाले जो आपका पेपर होगा उसमें शिफ्ट में कोई एक दो क्वेश्चन भी आ जाएंगे, तो आपके लिए प्लस पॉइंट रहने वाला है। इस तरीके से आप एसएससी इंग्लिश वाली जो प्लेलिस्ट है, आप वो पूरी प्लेलिस्ट देखते हो, साथ में जो ये वाली वीडियोस है एसएससी इंग्लिश वाली, ये भी देखते जाओगे तो जरूर आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलने वाला है एग्जाम में। उसके साथ साथ अगर आप एमटीएस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करते हो, वहाँ के सभी टेस्ट को बार बार अटेम्प्ट करते हो, तो उससे आपको मल्टीपल बेनिफिट्स होने वाले हैं। जब एग्जाम में बैठोगे एग्जाम देने के लिए, सारे टेस्ट अटेम्प्ट किए होंगे तो आपको समझ आ जाएगा। तो टेस्ट सीरीज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।